हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, हमने फिजिक्स वाले बच्चों के लिए एक 10 डेज की सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम डे 1 से लेकर के डे 10 तक आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स उसके अंदर कवर कराने वाले हैं। रोज एक या दो टॉपिक आपको उसके अंदर हम कवर कराएंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। और जो आप अभी तक आपने जो पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो डे 1 से लेकर के डे 10 तक की सारी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार उनको जरूर चेकआउट करें। अगर आप फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हो, उसको फिजिक्स के कोर्स को अच्छे से समझना चाहते हो, तो आप हमारी ऐप पर जाकर के फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स खरीद सकते हैं। पीएससी पाई स्टडी सर्कल ऐप का जो ऐप है, ये हमारी, इसका नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल। प्ले स्टोर पर ये आपको ऐप मिल जाएगी और वहां से आप इसको इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में आप इसके अंदर फिजिक्स के कोर्स के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं। फिजिक्स का जो कोर्स है, इसका जो फीस का प्राइस है वो आपका 599 है। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। आप इसको एक बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर हमने दोनों ही मीडियम में पढ़ाया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो आप एक बार तो अपनी ये 10 डेज की सीरीज भी कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है तो आप फिर इस कोर्स को जाके परचेज कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उष्मा गति का दूसरा नियम। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल, कार्नो वक्र जिसको कहा जाता है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। तो इन पर स्टार लगा लेना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डायरेक्ट ही आपके एग्जाम में पूछा गया है ये, और साथ में आपका कार्नोट साइकिल भी आपका डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो वन बाय वन एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, ऊष्मा गति का दूसरा नियम। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम देखेंगे दो स्टेटमेंट हमारी दी गई हैं। एक है हमारी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरी हमारी क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो है, ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट हम इसके अंदर ही लिखनी पड़ती हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन जो करती हैं उसको ये दो स्टेटमेंट हैं, दोनों की दोनों ही इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को आपकी एक्सप्लेन करती हैं। तो आपको अगर एग्जाम में आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट लिख करके आपको अपने एग्जाम में आनी है। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो सबसे पहले इन दिस लॉ वी स्टडी केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर इस नियम में हम केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस प्रकथन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दो स्टेटमेंट है क्या ये। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट या केल्विन प्लैंक प्रकथन क्या है? इसके लिए यह है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर एंड कन्वर्ट होल इनटू वर्क। मतलब यह है कि अगर मान लो आपने उसको किसी मशीनरी को आपने हीट दी, ये बेसिकली है कि थोड़ा सा आपको हीट इंजन को पढ़ना पड़ेगा। आपके सिलेबस में वो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। समझना ये है आपको, मान लो आपके पास ये सिंक, ये आपके पास यहाँ पर सोर्स है और ये क्या है सिंक, और यहाँ पर आपका कोई इंजन है। ठीक है जी, सोर्स क्या होता है पहले थोड़ा समझ लो, इसको हिंदी में स्रोत कहते हैं। ये क्या है आपका सिंक और ये क्या आपका इंजन। आप सोर्स से इंजन को हीट देते हो और इंजन क्या करेगा, उस हीट से, उस ऊष्मा से काम करेगा और जो बाकी ऊष्मा बचेगी उसको सिंक में भेज देगा। ये काम होता है किसका? आपका हीट इंजन के अंदर, जिसके बारे में ये सारा लगभग बताया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर हम किसी इंजन को कुछ हीट दें, मान लो आपने अगर इस इंजन को आपने 100 जूल एनर्जी दी आपने इसको, तो सारी की सारी वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर आप किसी भी चीज को जो भी एनर्जी दोगे तो सारी की सारी कभी भी आपकी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, कुछ ना कुछ आपकी वेस्ट भी होगी। वो एनर्जी किस चीज में वेस्ट हो सकती है? यहाँ पर जो वर्क करेगा हल्की फुल्की साउंड भी करेगा, ये तो साउंड एनर्जी में भी वेस्ट हो जाएगी, और भी काफी सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी होंगी जिसमें ये वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जितनी भी आप इसको एनर्जी दोगे या जो भी आप हीट एनर्जी दोगे वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। थोड़ी बहुत तो वेस्ट जरूर होगी, 100 के 100% वो आपकी कन्वर्ट नहीं होगी। तो यही पहली स्टेटमेंट यही है। केल्विन प्लैंक जो वैज्ञानिक थे, केल्विन प्लैंक ने यही स्टेटमेंट दी थी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम है उसके लिए इम्पॉसिबल है क्या है, टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जो भी आपका सोर्स है, वहां से आप वो जो भी हीट को लेगा
फिक्स टेम्परेचर पर, उसको वो कन्वर्ट नहीं कर सकता उस सभी को, होल ऑफ इट इनटू वर्क, उस होल हीट को वो कन्वर्ट नहीं कर सकता वर्क में। थोड़ी बहुत हीट आपकी वेस्ट जरूर हो जाएगी। हिंदी में बात करें, किसी निकाय के लिए नियत ताप पर किसी स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करके उसकी संपूर्ण मात्रा को कार्य में रूपांतरित करना असंभव है। यानी कि जो भी आप हीट दोगे उस टोटल हीट को वर्क में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये किसकी स्टेटमेंट है? केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक प्रकथन। तो आपको याद रहना चाहिए कि केल्विन प्लांक प्रकथन यानी स्टेटमेंट क्या है कि हम अगर किसी भी सिस्टम को, किसी भी निकाय को हीट देते हैं तो सारी हीट आपकी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, थोड़ी बहुत हीट आपकी वेस्ट हो जाती है। पहली स्टेटमेंट ये थी। दूसरी स्टेटमेंट क्या? क्लोसियस स्टेटमेंट, क्लोसियस प्रकथन। इसके अंदर यह है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी प्रोसेस टू हैव एज इट सोल रिजल्ट टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हमें पता है कि हमारे पास दो तरह की बॉडी होती है, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी। ठीक है, हमारे पास एक है हॉट बॉडी, ठीक है, और दूसरी क्या है हमारे पास? एक है कोल्ड बॉडी। तो ये आपको पता है हीट हमारी ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी से कहां पर? कोल्ड बॉडी में। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उस वहां से हीट ट्रांसफर हो जाएगी कौन सी बॉडी में? जिस बॉडी का टेम्परेचर आपका कम होगा। तो ये तो नॉर्मल आपका हो जाता है। तो इन्होंने ये कहा, क्या हम कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एक्सटर्नल वर्क? विदाउट एक्सटर्नल वर्क के बिना, हम कोई भी बाहरी कार्य के बिना। तो बाहरी कार्य से, एक्सटर्नल वर्क से तो हम कोल्ड से भी हीट कहां पहुंचा सकते हैं? आपका हॉट में पहुंचा सकते हैं। और ऐसा किसके अंदर होता है? आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर ऐसा होता है कि वहां कोल्ड चीज से हीट आपकी कहां पहुंचाते हैं? हम बाहर पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर कम होता है, वहां से हीट हम कहां पहुंचाते हैं? बाहर पहुंचाते हैं, जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी कि वहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है आपकी कोल्ड से हॉट में। लेकिन हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है इसको करने के लिए। तो इन्होंने ये कहा था, बिना एक्सटर्नल वर्क के आप हीट को कोल्ड से हॉट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि जो ठंडी चीज है वहां से ठंडी, जो भी आपका ठंडा ऑब्जेक्ट है, ठंडी वस्तु है, तो ठंडी वस्तु से आप गर्म वस्तु में आप ऊष्मा को ट्रांसफर तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बाहरी कार्य की जरूरत पड़ेगी। तो ये रहा क्लोसियस स्टेटमेंट। है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए इम्पॉसिबल है, टू हैव एज इट सोल रिजल्ट, अकेले मतलब, टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। किसी बिना एक्सटर्नल वर्क के आप हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी में आप जो है हीट ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। हिंदी में, किसी प्रक्रम में बाहरी कार्य किए बिना, बाहरी कार्य अगर आपने नहीं करा तो आप ठंडी वस्तु से ऊष्मा गर्म वस्तु में रूपांतरित नहीं कर सकते। ऐसा करना बिल्कुल क्या है? आपका असंभव है। अब तो ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके अंदर आपको दो स्टेटमेंट हैं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। पहली स्टेटमेंट हमारी क्या है? पहली स्टेटमेंट ये है जो केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट है। केल्विन प्लैंक ने ये कहा था कि अगर हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं तो सारी हीट हमारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, थोड़ी बहुत हीट वेस्ट हो जाती है। ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट, क्लोसियस स्टेटमेंट क्या है कि आप ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु में हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट एक्सटर्नल वर्क, बिना किसी बाहरी कार्य के बिना आप हीट को ट्रांसफर कोल्ड बॉडी से हॉट में नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हॉट से कोल्ड में तो आसानी से हो जाती है विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, लेकिन आप कोल्ड से हॉट में नहीं कर सकते विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। इट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल वर्क। कार्नोट साइकिल की बात करें, कार्नो वक्र भी एग्जाम में, दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्नोट साइकिल देख लो, कार्नो वक्र क्या है? कार्नो वक्र जो है बेसिकली इसी चीज को समझाता है जो अभी आपको मैंने इंजन समझाया था। हीट इंजन जो आपका होता है, ऊष्मा इंजन जिसको कहा जाता है, ऊष्मा इंजन के अंदर आपको उसी की एक यहाँ पर ये साइकिल आपको बताई गई है, कार्नो वक्र आपको समझाया गया है। इसके अंदर आपके 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स कैसे कैसे होते हैं वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वैसे बेसिकली जो 4 स्टेप हमारे होते हैं, पहला होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आइसोथर्मल हमारा एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन है ये हमारा,
इसके अंदर क्या होता है, तो आइसोथर्मल के अंदर आपको पता है टेम्परेचर सेम रहता है। एक्सपेंशन मतलब कोई चीज एक्सपेंड करेगी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। जब कोई चीज का इस तरह से वो फैलती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन उसके अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होता है, एडियाबैटिक के अंदर कोई भी बाहर से ना कोई हीट ट्रांसफर होगी ना ही कोई हीट आएगी, यानी कि हीट का एक्सचेंज आपका नहीं होगा। तो ये बातें आपको पहले समझनी जरूरी है, तब हम इस साइकिल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर कार्नोट साइकिल के अंदर आपके 4 स्टेप्स हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ध्यान कैसे लगाना पड़ेगा, आप पिस्टन ले लो, जो इंजन होता है हमारा हीट इंजन मान लो, ये आपका यहाँ पर हमारा है सोर्स जहाँ से हम हीट देंगे, जो इसको स्रोत बोलते हैं हिंदी में, और ये है सिंक, सिंक बोलते हैं जहाँ पर बची हुई हीट आपकी वापस आएगी। इसके अंदर हमारा पिस्टन ये मूव कर रहा है, यहाँ पर ऊपर नीचे ये पिस्टन आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये आपका पिस्टन यहाँ पर था बिल्कुल नीचे, ये पिस्टन था आपका यहाँ पर, आपने यहाँ से कुछ इसको हीट दे दी। सबसे पहले आपने क्या दे दी, हीट दे दी। होता क्या है, ये सोर्स यहाँ पहुँच जाता है, इसके नीचे इस तरह का अरेंजमेंट ये आपका होता है कि सोर्स यहाँ इसके नीचे पहुँच जाता है। सोर्स का टेम्परेचर है T1, हायर टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर कम है। तो जहाँ हायर टेम्परेचर होगा वहाँ से कम टेम्परेचर में हीट आपकी आराम से ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हीट आपकी ट्रांसफ़र होगी, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होने के बाद ये इससे टच रहेगा, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, इसको कहते हैं आइसोथर्मल। जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से नज़र आएगा, थोड़ी देर बाद ये आपका ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। यहाँ पर टेम्परेचर T1 हो चुका है इस टाइम पर और कंप्रेशन हो चुका है। जब ये कंप्रेशन होगा, इसके सॉरी कंप्रेशन नहीं, एक्सपेंशन, तो इसके अंदर ये जब ये एक्सपेंशन हो चुका है, तो जब ये एक्सपेंशन यहाँ पर हुआ है तो वॉल्यूम आपका बढ़ा है। वॉल्यूम पहले यहाँ तक था, पहले वॉल्यूम कम था, लेकिन वॉल्यूम क्या है आपका बढ़ चुका है। इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। मैं डायग्राम को यहाँ पर ये बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ भाई, नोट कर लिया हो तो ये आपने, जब ये अच्छे से समझ में ये आएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ देख लो, ये हमारे पास एक इस तरह से हमारे पास ये सिलेंडर ये है, यहाँ पर इसके अंदर हमारा सिलेंडर है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे पास है आपका सोर्स, और इधर है ये हमारा सिंक। सिंक का टेम्परेचर कम होता है और सोर्स का टेम्परेचर है हमारा T1, हायर टेम्परेचर। होता क्या है, यहाँ पर एक इंसुलेटेड पैड भी होती है हमारी, नीचे यहाँ पर एक पैड लगी होती है, इंसुलेटेड पैड, इंसुलेटेड पैड लगी होती है। अब क्या होगा, ये पैड यहाँ से हटेगी और ये जो है ये जो ऊपर वाला जो सिलेंडर टाइप है, ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका सोर्स के ऊपर आ जाएगा और सोर्स यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये ऐसा नज़र आएगा आपको, ये सोर्स यहाँ पहुँच गया आपको। अब सोर्स का टेम्परेचर T1 है, हीट यहाँ से ट्रांसफ़र इसके अंदर हो जाएगी। जैसे ही हीट ट्रांसफ़र हुई तो यहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। जब टेम्परेचर बढ़ा तो ये पिस्टन आपका ऊपर चला गया, तो ये पिस्टन आपका थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया, ठीक है जी। जब ये पिस्टन यहाँ पहुँच गया आपका और टेम्परेचर दोनों का T1 हो गया, टेम्परेचर सेम हुआ इस प्रोसेस में, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, आइसोथर्मल। दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, आइसोथर्मल, और ये एक्सपेंड कर गया है, इसके अंदर एक्सपेंशन हो गया है, क्योंकि पहले वॉल्यूम यहाँ पर कम था, लेकिन अब वॉल्यूम देखो ये बढ़ चुका है, तो इसके अंदर एक्सपेंशन हो चुका है। तो इसको अगर हम इस साइकिल में दिखाएं तो ये मान लो पहले पॉइंट ए पर था वहाँ प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर क्या है T1। अब क्या हुआ, जब इसका हुआ वॉल्यूम तो बढ़ गया है, वॉल्यूम क्या है, बढ़ गया, V1 से वॉल्यूम क्या हो चुका है, V2 हो चुका है, V1 से वॉल्यूम V2 हो चुका है, प्रेशर P1 से P2 हो चुका है। प्रेशर यहाँ पर घट जाएगा, पहले मान लो कोई चीज़ इतनी है आपकी, तो इसके अंदर क्या होगा आपका, जो आपका मतलब वॉल्यूम होगा कम है लेकिन प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर इसी गैस का मैं वॉल्यूम यहाँ कर दूँ, वॉल्यूम बढ़ा दूँ, हाथ को अपने यहाँ ले जाऊँ, तो इसके अंदर वॉल्यूम तो बढ़ गया लेकिन आपका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर देखो ये ऊपर है, फिर प्रेशर होके कम हो गया P2, ये प्रेशर की लाइन है, ये वॉल्यूम की लाइन है। वॉल्यूम आपका पहले 1 था तो यहाँ V2 हो गया, देखो वॉल्यूम बढ़ चुका, इस तरफ को वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऊपर को प्रेशर बढ़ रहा है। तो P1 प्रेशर था पहले, अब P2 प्रेशर हो चुका है, पहले वॉल्यूम V1 था, अब वॉल्यूम V2 हो चुका है। टेम्परेचर दोनों कंडीशन में सेम रहा है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है आपका।
ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। हिंदी में कहते हैं आइसोथर्मल को समतापी प्रसार। तो आप ये कह सकते हो कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ हुआ है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है। ये भी हिंदी में कह सकते हैं कि ए से बी हमारा समतापी प्रसार हुआ है। ए से बी तक क्या हुआ है? समतापी प्रसार हुआ है। अब मैं ये बात करूं ए से बी तक जो ये समतापी प्रसार आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, इसको करने में कितना वर्क लगा है? तो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक का ए से बी तक का आप एरिया निकालोगे। अगर मेरे पास मान लो ये ए से बी तक इस तरह की लाइन है, तो मेरे भाई मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इसका एरिया। तो आप जब इसका एरिया निकालोगे, नीचे कहां तक है? ये जी और ये क्या है? एच। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? ए बी जी एच ए। जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर खत्म करेंगे हम इसको। तो ए बी जी एच ए, तो ये यहीं पर लिखा हुआ एरिया किसका? ए बी कहां गया? हाँ ये रहा, ए बी जी। तो यहां पर नाम क्या है? हमने एच तो वैसे मैंने तुम्हें यहाँ लेके बताया, लेकिन हमने नाम क्या ले रखा है यहाँ ए और बी का? ए बी जी ई ए। तो इसी तरह से नाम क्या हो जाएगा? ए बी जी ई ए। ठीक है। अब मैं बात करूं यहां पर, ये हमारा पहला वाला प्रोसेस हो चुका है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसी तरह से हमारा अभी ये एक्सपेंशन इस सिलेंडर के अंदर हो रहा है। अब ये यहां से हट चुका है, लेकिन अभी जो है ये एक्सपेंशन होता जा रहा है। थोड़ी देर जैसे ही यहां से हमने सोर्स हट गया, अब यहां पर ये इंसुलेटेड पैड आ गई। अब इसके अंदर ना तो हीट आपकी बढ़ेगी, कुछ नहीं, ना हीट बाहर से जाएगी ना हीट निकलेगी, लेकिन एक्सपेंशन होता जा रहा है। थोड़ी देर बाद बिल्कुल ये आपका पिस्टन कहाँ पहुंच चुका है? ऊपर पहुंच चुका है। वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ चुका है। जब वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ चुका है, प्रेशर कम हो चुका है। पहले टेम्परेचर T1 था, लेकिन अब टेम्परेचर चेंज हो चुका है। कितना हो जाएगा? थोड़ा टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा यहाँ पर, तो टेम्परेचर T2 हो जाएगा इसके अंदर। कितना हो जाएगा? तो B से C क्या हुआ? अभी एक्सपेंशन ही हो रहा है, लेकिन एक्सपेंशन कौन सा हो रहा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, जिसको हिंदी में कहा जाता है रुद्धोष्म प्रसार। तो रुद्धोष्म प्रसार ये आपका हो रहा है यहाँ पर, कहां से? B से लेकर के C तक। तो प्रेशर चेंज हो गया, P2 से V3, प्रेशर और ज्यादा कम हो गया। जितना हम नीचे को आ रहे हैं प्रेशर उतना ही आपका कम हो रहा है। किसी चीज का वॉल्यूम जितना बढ़ता जाएगा उसका प्रेशर उतना ही कम होता जाएगा। आप किसी गैस को ले लो, छोटे बर्तन में बंद करोगे तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। अगर उसी गैस को आप बड़े बर्तन में बंद करोगे तो प्रेशर उसका उतना ही क्या होगा? आपका कम हो जाएगा। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन की। एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी कि रुद्धोष्म प्रसार कहां से कहां तक हुआ है? आपका B2C हुआ है। बी पर क्या है आपका? P2 V2 T1 टेम्परेचर है, लेकिन अब टेम्परेचर चेंज हो चुका है क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो आप ये कह सकते हो एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस फ्रॉम B to C। रुद्धोष्म प्रसार B to C तक हुआ है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें B से C, तो मैंने कहा था B से C की लाइन नीचे डॉट डॉट करके मिलाएंगे। देखो B C H G B, तो B C H G B का क्षेत्रफल जो होगा, जो एरिया होगा, उसी को क्या कहेंगे हम? वर्क डन। किसका है वर्क डन? वो हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन का, रुद्धोष्म प्रसार का क्या गया कार्य है वो। अब बात करते हैं तीसरे की, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब ये जब सिलेंडर आपका पिस्टन ऊपर तक जा चुका है, तो अब ये क्या होगा? प्रेशर बहुत कम हो गया, तो अब ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। अब ये नीचे आएगा तो ये कंप्रेस करेगा। ये क्या करेगा? संपीड़न करेगा। कंप्रेस को हिंदी में कहा जाता है संपीड़न, दबाएगा इसको ये। तो इसको स्टेप 3 के अंदर होगा। अब ये जब ये ऊपर जाता है, जब भी 2 स्टेप लगते हैं एक्सपेंशन होने में, इसके 2 स्टेप लगते हैं। वापस जब ये सिलेंडर नीचे आएगा तब भी इसके 2 स्टेप लगेंगे। पहला स्टेप आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, दूसरा क्या है आपका? एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो जब ये बीच में यहां तक आएगा तो कौन सा आपका स्टेप 3, जो चरण तीसरा होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, जिसको कहा जाता है समतापी संपीड़न। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन कहां से कहां होगा? C से लेकर के आपका D तक होगा। तो C पर आपका P3 V3 T2 टेम्परेचर है। तो जब ये D तक होगा तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम इसका कम हो गया। ऊपर से वॉल्यूम कम हो गया, तो देखो P3 के कंपैरिजन में P4 थोड़ा ऊपर है, तो प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा और टेम्परेचर आपका सेम रहेगा। टेम्परेचर सेम क्यों रहेगा? क्योंकि क्या है? ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है।
तो आप ये कह सकते हो आइसोथर्मल कंप्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम सी टू डी। हिंदी में कहा जाता है समतापी संपीड़न जो है सी से डी तक हुआ है। अब इसके कार्य की बात करें, वर्क डन की अगर हम बात करें तो सी टू डी, सी से लेकर के डी तक वर्क कितना हुआ है, सी एच एफ डी सी का अगर मैं एरिया निकाल लूंगा तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। क्षेत्रफल निकाल लेंगे किसका, सी एच एफ डी सी, हिंदी वाले एरिया की जगह क्या लिख लेंगे, क्षेत्रफल। तो 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं। अब इसका लास्ट स्टेप आपको जो लिखना है वो आपका स्टेप 4, चरण 4, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन ये रहा, यहां से डी से लेकर के ए तक ही आपका होगा। जब ये पहले बीच में आएगा और फिर बिल्कुल नीचे आकर के ये मिल जाएगा, तो ये आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन, रुद्धोष्म संपीड़न। रुद्धोष्म संपीड़न आपका, आप सोच रहे होंगे कि ये नीचे क्यों आ रहा है। नीचे इसलिए आ रहा है, पहले हमने सोर्स को भेजा था इसके नीचे, इसने हीट प्रोवाइड करा दी इसको। अब हमने जो यहाँ पर सिंक था उसको यहाँ पर भेज दिया। जब सिंक भेज दिया, इसका टेम्परेचर क्या बहुत कम है, तो यहाँ से ये हीट को अपने अंदर खींच लेगा। जब ये हीट खींचेगा यहाँ से तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, उसका हीट खींचेगा तो यहां से जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ये आपका सिलेंडर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप में ही आएगा आपका, ठीक है। तो जैसे ही आपने सिंक लगा दिया तो जो टेम्परेचर इसका था T2, वही टेम्परेचर किसका हो गया, सिंक का जो टेम्परेचर था वही टेम्परेचर ऊपर हो गया, इसलिए पहला स्टेप आइसोथर्मल था। अब जैसे नीचे आना हुआ फिर आपने सिंक को हटा दिया और यहाँ पर फिर वो इंसुलेटेड पैड लगा दी आपने यहाँ पर, और फिर क्या होगा उसके बाद ये बिल्कुल नीचे आके यहाँ पर रुक जाएगा। वो लास्ट वाला प्रोसेस होगा आपका कौन सा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो एडियाबैटिक कंप्रेशन कहाँ से कहाँ तक है आपका, डी से लेकर के आपका ए तक है। रुद्धोष्म जो संपीड़न है आपका डी से लेकर के ए तक है। इसके अंदर आपका एरा P4 V4 T2, प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम आपका और जो है कम हो जाएगा, टेम्परेचर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा आपका और भी कम हो जाएगा। तो रुद्धोष्म संपीड़न कहां से हुआ, डी से लेकर के ए तक। अगर मैं इसका वर्क डन निकालना चाहूं तो वर्क डन बताओ, डी टू ए, डी से लेकर के ए। तो मेरे भाई कैसे निकालोगे, डी एफ ई ए डी, तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया इसका। अब बात कर लेते हैं, वैसे तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कार्नोट साइकिल, कार्नो वक्र समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया मेरे भाई तो इसको वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार देखो। क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे काफी बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ये आपके रिपीट हुए हैं। अगर कुछ भी आपको याद ना रहे पेपर में, जिन बच्चों के जल्दी ही नजदीक पेपर हैं, तो कार्नोट साइकिल के चारों स्टेप याद करके चले जाना। याद करने का भी सिंपल ही है, 2 तो आपके एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और 2 कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। नाम सेम है, बस 2 बार एक्सपेंशन करना है, 2 बार कंप्रेशन करना है। इनके नाम लिख देना और ये डायग्राम बना के भी आप आ जाओगे तो आपको पूरे इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये चारों स्टेप के नाम लिखने जरूरी है और ये डायग्राम बना लो और बता दो ए से बी, बी से सी कौन सा, सी से डी और डी से ए। ज्यादा समझना भी अगर आपको मतलब नहीं मन कर रहा तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको वर्क करना पड़ेगा आपको इस पे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्नो वक्र। इसके बाद आ जाते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। जो हमारे पास इंजन है, जो आपका हीट इंजन होता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी क्षमता, कार्नो इंजन की क्षमता क्या है। तो ये क्या है, देखो क्षमता कैसे आपको पता चलती है। इसके अंदर आपने जो हीट दी और आपने किसी को ऊष्मा दी, एनर्जी दी, और उस एनर्जी में उसने कितना काम करा है, वो क्या है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी एफिशिएंसी है वो। तो आप एफिशिएंसी आराम से बता सकते हो। तो ये एफिशिएंसी क्या होती है कि जो उसने सोर्स से हीट ली और उसने क्या करा, उस हीट को कन्वर्ट कर दिया वर्क में। तो जिस हीट को कन्वर्ट करा है वर्क में, उसका रेशो और जो टोटल हीट उसने ली है कहां से, सोर्स से, उन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, एफिशिएंसी। आप बेसिकली ऐसे देख सकते हो कि भाई एफिशिएंसी कितनी है। आपके पास मान लो 24 घंटे हैं पूरे दिन में और आपने 24 घंटे में से 8 घंटे पढ़ाई कर ली, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 8/24। 8/24, तो ये आपकी एफिशिएंसी होगी कि आपने आपको दिए कितने थे हमने, 24 घंटे, आपने पढ़ाई में कितने लगाए, 8 घंटे, 24, तो ये कितना होगा, 1/3, यानी आपने पूरे समय में 1/3 समय अपना पढ़ने में लगा लिया। तो ये आपकी एफिशिएंसी होगी 1/3। तो वो ये है। अब हमने देखो ये रहा, तो इन दोनों का क्या है रेशो, जो हीट कन्वर्ट इनटू वर्क, उष्मा का जो कार्य में रूपांतरण हुआ, स्रोत से जो आपकी उष्मा ली गई है, इन दोनों का जो अनुपात होता है, इसको एफिशिएंसी कहते हैं। कार्नोट इंजन की, कार्नो इंजन की क्षमता। तो इट इज द रेशो ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क इन अ साइकिल।
हीट जो आपकी कन्वर्ट हुई है वर्क में एक साइकिल के अंदर, कब हुई है, जो आपने हीट, आपने जो है सोर्स से जो हीट ली है बाय वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। तो इट इज द रेशो ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क इन अ साइकिल टू हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स बाय द वर्किंग सब्सटेंस। जो भी हीट आपकी वर्क में कन्वर्ट हुई है उसका रेशो किसके साथ में, जो भी हीट आपने वर्किंग सब्सटेंस जो है आपका उसने सोर्स से आपकी हीट ली है। हिंदी में बात करें, यह एक चक्र में कार्य में रूपांतरित ऊष्मा तथा कार्यकारी पदार्थ द्वारा स्रोत से ली गई ऊष्मा का अनुपात है। तो जो भी आपने हीट कन्वर्ट करी है वर्क में वो, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, जो टोटल आपने हीट ली है कहां से, सोर्स से, जो स्रोत से आपने ऊष्मा ली है। अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि हीट कन्वर्ट इनटू वर्क, ठीक है। और इसको जो हम दिखाते हैं नीटा से दिखाते हैं, इसको ईटा भी बोल देते हैं कुछ, और कुछ इसको नीटा भी बोल देते हैं, आपका जो मन करे आप उसको बोल सकते हो। अब ये बोला है भाई हमने जो है कुछ तो काम में लग गई, और शुरू में ली कितनी थी हमने, Q1 हीट ली, और बाकी किस में लग गई, W कार्य में। अब क्या है देखो, आपको कैसे पता चलेगा कितनी हमारी काम में लग गई ऊर्जा। तो आप ये कह सकते हो, सपोज करो कि भाई हमें किसी ने 20 जूल एनर्जी दी और हमने 15 जूल खर्च कर दी, तो कितनी बची, 20 माइनस 15 ही तो आप बताओगे। तो शुरू में कितनी दी थी हमने, आप इसको ये कह सकते हो कि शुरू में जो ऊर्जा दी है उसमें से बाद वाली को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो शुरू में जैसे मान लो 20 दी है, बाद में कितनी आपके पास बची है 15, तो खर्च कितनी हो जाएगी, 5 जूल। तो मेरे भाई यही बस फॉर्मूला है आपका Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। इसको आप किताबों में ऐसे भी लिखा देखोगे आप कि इन दोनों को अगर अलग अलग डिवाइड में लिख दें, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, Q1 से Q1 कैंसिल आउट, 1 आ गया। तो आपका ये फॉर्मूला ये बन जाता है यहाँ पर कि नीटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1। तो आपको किताब में जो है ये फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आएगा, ये भी लिखा हुआ नजर आ सकता है, ये भी। इसी को हम टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, 1 माइनस T2 अपॉन में T1, ठीक है। तो ये आपको 3 फॉर्मूले पेपर में या कहीं भी बुक्स में लिखे हुए नजर आ सकते हैं। आप जो है इसको और इसको लिख करके अपने एग्जाम में आ सकते हो, एफिशिएंसी अगर कार्नोट इंजन की आपसे पूछी जाए। ये था आज की क्लास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसमें हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर 11 जो है हमारा फर्स्ट बुक का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद इस फर्स्ट बुक में हमारी केवल एक ही चैप्टर बचा है अभी, चैप्टर 14, वो भी हम अभी कंप्लीट उसको जल्द कर लेंगे, 1-2 दिन में ही। तो यहाँ पर हमारी इस तरह से फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद एक चैप्टर और आपका बचा है। तो आज जो हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था अभी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने 2 स्टेटमेंट पढ़ी हैं, बस ये याद कर लेना आप, ज्यादा भी कुछ ना याद करो तो इतना याद कर लेना। आज हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसके अंदर 2 स्टेटमेंट पढ़ी हैं। कौन सी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। दूसरी कौन सी पढ़ी है, क्लोसियस स्टेटमेंट, क्लोसियस स्टेटमेंट। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में 4 स्टेप्स पढ़े, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसके बाद एफिशिएंसी पढ़ी हमने और ये उसके फॉर्मूले देखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।